तो लास्ट क्लास में डिस्पर्जन को इंट्रोड्यूस कर दिया था मैंने, क्या है कैसे है सारी चीज़ें एक एग्जांपल से भी समझाया था मैंने। तो डिस्पर्जन बेसिकली हम इसलिए पढ़ रहे हैं हम पता लगा सकें कि जो मीन वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे हैं या जो एवरेज फाइंड कर रहे हैं वो हमारे डाटा को कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, दो तरह के हमने वैल्यूएशन देखी, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था, और दूसरा रिलेटिव। एब्सोल्यूट तो क्या नॉर्मल एक वैल्यू बता रहा है हमें, न्यूमेरिक वैल्यू देता है ये, और रिलेटिव क्या दे रहा है हमें, ये हमें परसेंट बताता है। परसेंटेज की वजह से डाटा को ज़्यादा अच्छे से हम कोरिलेट कर पाते हैं, समझे। हाँ कर लेना, ले लेना इतना मुझसे भी। तुमने तो बोला अब तो दूसरा हिस्सा कौन देगा? देखिए, एब्सोल्यूट मेजर को अगर देखें, पिछली क्लास में इसे भी बता दिया था, एब्सोल्यूट मेजर को देखा जाए है तो ये 4 हिस्सों में बटेगा, रेंज, मीन डेविएशन है ना, क्वार्टाइल डेविएशन और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। 4 हो गए, ये एब्सोल्यूट है। और इन्हीं के अपने रिलेटिव भी है। रेंज का रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन का रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसी को आप डिटेल में स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर लो। As discussed in section 14.2.1, an ideal measure of dispersion should be properly defined, easy to comprehend, simple to compute, based on all observation, affected by sampling fluctuations and amenable to some desirable mathematical treatment। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। रेंज पहला पॉइंट है। रेंज क्या है, एक डाटा हमें दिया होता है, कहीं से शुरू होता है कहीं पर ख़त्म होता है, तो हम नॉर्मली भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, रेंज क्या है, हैं? रेंज मतलब कि जो पूरा डाटा है वो किन 2 नंबर्स के बीच में है। ठीक है, रेंज निकालने का बहुत बड़ा सिंपल तरीका है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। रेंज आ गया, रेंज का फॉर्मूला R इक्वल्स टू L माइनस एस, ये तो रेंज हो गया। एब्सोल्यूट हो गया, याद रहे एब्सोल्यूट और कोफिशिएंट मतलब रिलेटिव दोनों एक साथ ही बताऊंगा मैं। तो इसी का जो रिलेटिव है वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का तरीका L माइनस एस अपॉन L प्लस एस मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करा तो बनी है ना परसेंटेज। तो इसे कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज। लिखते चलो साथ के साथ।
ले करवाऊँ आगे? यस सर, हो गया। एक सेकंड सर, पहला वाला ऑब्सोल्यूट रेंज का है ना? ये एब्सोल्यूट रेंज है और ये उसका कोफिशिएंट है। क्यों परेशान है ये? इसे खोलो ज़रा ठीक से। हाँ चलिए कैडी अरे तो ये लगा देना उधर से। निकाला पड़ रहा था ना। हो गया। ऑब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव खैर आगे बढ़ाया जाए डाटा हैं। वी में नोट द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ये बताया हुआ है कि कोई भी हमारा नंबर हो, रेंज रिमेन्स अनअफेक्टेड है। कोई भी डाटा हो, रेंज उसका अगर देख रहे हैं, रेंज रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड इन सेम रेशो ड्यू टू चेंज इन स्केल। ये टॉपिक है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज इन स्केल। इसे मीन मीडियन मोड वाले सेक्शन में डिस्कस नहीं किया था मैंने, क्योंकि वहाँ इसकी खास ज़रूरत थी नहीं। यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज इन स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है कि सारे डेटा में एक कॉमन नंबर प्लस कर दें या माइनस कर दें। हैं, मान लो वो कॉमन नंबर मैंने मान लिया k, तो जो डेटा है हमारा उसमें सारे डेटा में k को या तो क्या कर दें, प्लस करें, या फिर अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन। एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर है मेरे पास, जैसे डाटा है 3, 5, 6, 8, 9, 13 करके ये डाटा है। अब मैं इस सभी में कोई एक कांस्टेंट नंबर प्लस कर दूँ। मान लो मैं सब में क्या प्लस कर रहा हूँ, 2 प्लस कर देता हूँ। ये लाइन समझ में आई क्या बोला मैंने? तो प्लस कर देने से नया नंबर आ जाएगा, है ना। ये हो गया 5, 7, 8, 10, 11 और 15। दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन। ऐसे ही माइनस कर दूं तो भी वो चेंज ऑफ ओरिजिन ही कहलाएगा। अब ऐसे केस में मान लो मैं इस डेटा का इस डेटा का जो पुराना वाला डेटा था, इस डाटा का अगर रेंज निकालूंगा तो क्या आएगा रेंज, बताओ जरा। रेंज निकालना है ना, तो हाईएस्ट यानी कि 13 माइनस लोएस्ट यानी कि 3, आंसर इज 10। बोलो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। लेकिन इस डेटा का अगर रेंज निकालूंगा तो 10 आएगा। 15 माइनस 5 विच इज कॉल्ड 10। क्या कोई फर्क आया रेंज में? नहीं। तो चेंज ऑफ ओरिजिन का रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें याद करनी है। तो तुम लोगों ने हेडिंग डाली ना ईमानदारी से? देख लो, बेईमानी तुम्हें ही नुकसानदायक, तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो जाएगी। रेंज है, रेंज का फॉर्मूला तो हो गया L माइनस एस, राइट। अब असर देखें कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का असर पड़ता है कि नहीं।
तो चेंज ऑफ ओरिजिन क्या इफेक्ट दिखा? अरे हाँ ना बोल दो, नो इफेक्ट। अब दूसरे के लिए बात करेंगे, चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल, अब सवाल उठता है चेंज ऑफ स्केल है क्या, तब यहाँ देखेंगे कि इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। देखें तो देखो, इसी डाटा में चेंज ऑफ स्केल समझाऊंगा मैं। चेंज ऑफ स्केल का मतलब है कोई एक कांस्टेंट नंबर के सारे डाटाओं में या तो मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। पल्ले बड़ी बात। तो मैं इसी में ही इस चीज़ को अपना के देख लूँ। तो देखो ये 3, 5, 6, 8, 9, 13 यही डाटा है ना हमारा। 3, 5, 6, 8, 9 और 13 सारे नंबरों में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2। आंसर इज 6, 10, 12, 16, 18 और ये। तो चलो इस डेटा का तो रेंज तुम्हें पता ही था 10। इस डेटा का रेंज क्या होगा बताओ जरा? 26 माइनस 6, आंसर इज 20। कायदे से देखोगे तो 10 का क्या हो गया? डबल ही हुआ ना, यानी हमने सबको सारे डाटाओं को डबल किया तो पूरा का पूरा आंसर डबल हो गया। इट मीन्स चेंज ऑफ स्केल पे फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। और कैसा फ़र्क पड़ गया? बिल्कुल प्रोपोर्शनेटली इफेक्ट पड़ रहा है। जितना हम डाटा में बढ़ाएं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, उतना ही रेंज में भी मल्टीप्लाई या डिवाइड पड़ेगा। तो इसे हम कहेंगे प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड। प्रोपोर्शनेट इफेक्ट। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का समझ में आया मतलब? मैंने मीन मीडियन मोड में से इसलिए नहीं बताया क्योंकि मीन मीडियन मोड में चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का प्रोपोर्शनेट असर पड़ता है। सब में प्रोपोर्शनेट असर पड़ेगा। जैसे सारे डाटाओं में तुमने 2 जोड़ दिया तो पुराने वाले डाटा का जो मीन आया था नए वाले मीन में उतना ही जोड़ के आएगा, नया मीन बनेगा। ऐसे ही मीडियन में भी है और मोड का भी। तो समझे? उस दिन वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था, जो मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे सबको वो करके कह रहे थे कि आंसर उसमें गड़बड़ आ रहा है थोड़ा सा, था ना? इसके सब में 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये बढ़ाया जा रहा है। वो यही था, चेंज ऑफ ओरिजिन था। इसीलिए तो मैंने उसमें बोला था कि ऐसे ऐसे करना है। बाद में हाँ फ्रीक्वेंसी पे उस वक्त क्योंकि जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया था, वही बाद में मैंने बताया कि ऐसे इसमें फ्रीक्वेंसी भी आएगी। याद रहेगा आगे के लिए? चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल याद रहेगा? आगे बढ़ा जाए। रेंज और ऐसे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज तो तुम निकाल ही लोगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूँ, इतने समझदार हो गए। मिटा दूँ?
क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इन्हें देखा जाएगा ना। देखो, ये फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स एक्सप्रेस्ड इन रुपीज़। ये वर्कर्स के वेजेस दे दिए हैं और फाइंड द रेंज ऑल्सो इट्स कोफिशिएंट। कोई दिक्कत नहीं है, जो सबसे बड़ा है 96, छोटा है 50, माइनस कर दिया 46 आया। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो 96 माइनस 50 अपॉन 96 प्लस 50 और मल्टीप्लाई 100, बस। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, जल्दी। इतना देर लगता है? जाओ करते रहो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो ये रहा सर 31.50। यहाँ देखो 40, अगला एग्जाम्पल, इसमें क्या आ गया, इसमें देखोगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वाली कहानी है, यानी कि फ्रिक्वेंसी वाली कहानी है, और डाटा हमारा एकदम एग्जैक्ट नहीं है, क्लास इंटरवल के रूप में है। दिखाई दिया? सबको दिखाई दिया अच्छे से? अभी एक और चीज़ ध्यान दोगे तो ये जो डाटा है ये बराबर है भी नहीं, 50 से 54, 55 से 59, यानी अपर और लोअर दोनों अलग अलग है, तो इसको बराबर करा जाएगा, बराबर किया जाएगा। कैसे करेंगे बराबर, पता है किसी को? हाँ, तो ऐसे ही है ना, तो इसको करना होगा, इस वाले को कम कर देंगे और इस वाले को बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 49.5 और ये हो जाएगा 54.5। ऐसे ये वाला 54.5 और ये हो जाएगा 59.5 कर देंगे, तो सारे डाटा अब जो है चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही करके सबसे लास्ट वाला 74 है तो ये 74.5 हो जाएगा ना, और जो सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटे वाले को तो हमने कर ही दिया 49.5, तो ये रेंज यहीं से निकल जाएगा 74.5 माइनस 49.5, 25। और ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना होगा तो वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। यस सर। यहाँ है इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज दिस, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आ गया, एंड द रेंज ऑफ एक्स इज 15, वाट वुड बी द रेंज ऑफ वाई। तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, मीन डेविएशन। एक्स की वैल्यू 15 है ना सर, तो फिर y इक्वल टू ये हो जाएगा 20, y इक्वल टू 30 अब कटेगा पानी दो जरा। इधर ऐसे नहीं होगा ये, हो जाएगा। नीचे सीधे कैसे आ गए? तो उसके बाद एक फॉर्मूला लगाना है, हाँ ये बताऊँगा बोलूँगा सब तो देख सर। देखो इसको पहले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। तो याद करो एक बार मैंने बताया था y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये एक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। हाँ हाँ हाँ, तो इसको वैसे ही बदल देंगे,
ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 10। ये कुछ इसी के जैसा हो गया। कहाँ क्या रखना है, क्या मतलब? ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 2x NX है, NX है। y इज इक्वल्स टू mx प्लस हाँ, c। तो ठीक है, हो गया। अब ये जो 3 है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हो गया। फिर अब यहाँ से जो x का जो अपना वेरिएंट है उसे निकाला जाएगा। x का वेरिएंट, वेरिएंट क्या? अरे x का हाँ, 2/3 कंबाइंड रेंज निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ था पीछे, ये रहा। कहाँ? रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस b इंटू रेंज ऑफ x। अब ये जो मॉडुलस b है यही वेरिएंट है x का, ठीक है। जो b है वो क्या है -2/3, और अगर मॉडुलस b कहेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा ना, मॉडुलस लगने का मतलब माइनस हट जाना, तो ये 2/3 हो जाएगा। देन रेंज ऑफ y निकालना है, तो मॉडुलस b प्लस रेंज ऑफ x। मॉडुलस b यानी कि 2/3 प्लस प्लस नहीं, मल्टीप्लाई, और रेंज ऑफ x हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में 15। ये तो सर वहाँ भी हो जाता, 2/3 है, x की जगह 15 रखोगे तो आ जाएगा। मॉडुलस की वजह से चेंज हो जाएगा ना। माइनस का चेंज होगा। बी कहाँ पे आ गया? बी की वैल्यू है, ये जो m है, m को मैंने याद करो, मैंने बताया था कि यही तुम्हारा जो है स्लोप बनता है, चेंजिंग फैक्टर है, और यही m हमारा इसमें b कहलाता है। बस ये b पॉजिटिव ही होना चाहिए, भले नेगेटिव में हो लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव में लोगे। हो गया। चलो अब मीन डेविएशन पढ़ लेते हैं। मीन डेविएशन देखा जाए, मीन डेविएशन जो है मीन से ही मतलब डेविएशन ही देखना है हमें। मीन डेविएशन का मतलब डाटा से डिफरेंस देखना है, ठीक। लेकिन ये मीन डेविएशन दो बेस पर चलता है। मीन डेविएशन हैंग हो रहा है, दो बेस पर चलेगा।
एक तो चलेगा मीन डेविएशन है फॉर मीन, देखो इसको ऐसे लिखते हैं मीन डेविएशन फॉर मीन। मीन का साइन तो यही है ना, मीन का साइन तो यही है एक्स बार, यस सर। और मीडियन का साइन एम। तो एक तो यही होगा मीन डेविएशन फॉर मीन, और एक हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो गए। तो ये मीन डेविएशन बेसिकली देखा जाए तो दो हिस्सों में बट गया है, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूले भी हैं इसके। फॉर्मूले को ध्यान रखना कि विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला और विद फ्रीक्वेंसी वाले में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ दोनों के लिए बता देता हूँ। विदाउट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है आज इसे, विदाउट फ्रीक्वेंसी और विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी विदाउट फ्रीक्वेंसी और विद फ्रीक्वेंसी। हो गए। तो विदाउट फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। एक्स हमारा डाटा होता है, एक्स बार मीन है। देखोगे तो सारे डाटाओं में मीन माइनस होता जा रहा है, उसे सबको माइनस करके जोड़ लेना है और नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर देना है। ऐसे ही विद फ्रीक्वेंसी वाला करना है तो क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में एन। पहले सारे डाटा माइनस कर लेंगे मीन से, जो आंसर आएगा उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और करना है, इसमें मॉडुलस लगा के चलना है। ठीक है, मॉडुलस का साइन लगा देना है। और मॉडुलस क्या होता है तुम जानते ही हो, नेगेटिव वैल्यू भी प्लस हो जाती है। प्लस का तो प्लस रहेगा ही, माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने से पहले मॉडुलस कर देना ताकि सारे माइनस वाले प्लस हो जाएं। डन। फिर आते हैं विदाउट फ्रीक्वेंसी मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसके लिए करना क्या है तुम्हें, सिग्मा मॉडुलस एक्स माइनस मीडियन अपॉन में एन। और विद फ्रीक्वेंसी वाले में सिग्मा एफ एक्स माइनस एम अपॉन में एन।
कोई प्रॉब्लम? तो दोनों सारे जितने भी फॉर्मूले सभी फॉर्मूले में देखोगे फॉर्मूले तो सारे सेम हैं। मीन वाले केस में करना क्या होगा, पहले तो मीन फाइंड करो, मीन फाइंड करके सारे डाटाओं में मीन माइनस करके एक नया कॉलम बना लो, मॉडुलस कर दो उसका। और ऐसे ही मीडियन वाले केस में सारे पहले मीडियन निकालो, मीडियन निकाल के सारे डाटाओं में माइनस कर दो। कोई दिक्कत? तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब आता है कोफिशिएंट निकालने का तरीका। कोफिशिएंट निकालने के लिए जो तुमने अपना निकाला आंसर मीन डेविएशन अबाउट मीन चाहे मीडियन किसी से भी, और डिवाइड कर दोगे मीडियन से। जैसे इसी में देखो, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई 100। और इस केस में अगर देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन मल्टीप्लाई 100 है। बुक में जो ए लिखा है वो कहना चाह रहा है कि ए की जगह कुछ भी ले लो। मीन के साथ कर रहे हो तो मीन ले लो, मीडियन के साथ कर रहे हो तो मीडियन ले लो। खत्म? तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं दो डाटाओं के अलग अलग मीन के बारे में। जैसे रिलेशन दे दिया है, तो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स कह लो, या y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कहो, एक ही बात है। b और m क्या हो रहे हैं, बराबर ही तो हैं। तो अगर ऐसा है तो अगर x का मीन डेविएशन दिया है और बोला मीन डेविएशन ऑफ y निकालो, तो जैसे पीछे किया था वैसे ही कर दो, मॉडुलस b मल्टीप्लाई मीन डेविएशन ऑफ x डाटा का मीन डेविएशन दिया ही होगा क्वेश्चन में। एक इक्वेशन दी होगी जहाँ से b निकालोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, मीन डेविएशन ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही दे देखे हैं। इसमें करवाऊँ क्या क्वेश्चन है? देखो यहाँ पे दिया है 5, 8, 10, 10, 12, 9 ये डाटा है, और क्वेश्चन है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसके लिए फॉर्मूला तो है ही ना, सिग्मा मॉडुलस के साथ x माइनस एक्स बार अपॉन में n। तो पहले उन मीन डेविएशन वाला काम करने से पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n, होता है फॉर्मूला। सारे जोड़ लो, 5, 8, 13, 10, 23, 10, 33, 2, 35, 10, 45, 45 और 9, 54 हो गया 54, और डिवाइड में 6, तो डिवाइड करके आ गया 9।
मिल गया मीन। अब सारे डाटाओं में मीन माइनस कर देंगे पहले में 4 तो, और मॉडुलस लगा के चलेंगे, मतलब माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। तो 5 का हो गया 4, 8 में से 9 गया 1, 10 में से 1 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 9 गया 3 और ये 0। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब इसके बाद मीन डेविएशन का फॉर्मूला, अबाउट मीन सिग्मा मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार। तो ये हमारा एक्स बार है, एक्स माइनस एक्स बार, इसे जोड़ा तो 10 आया, तो 10 अपॉन n कितने हो गए हमारे पास 6, तो आंसर आता है 1.67। यानी डाटा से थोड़ा सा ही आगे पीछे जा रहा आंसर। थोड़ा मुझे करने बोले तो मॉड्यूल बी इंटू है ना, मल्टीप्लाई है ना वो। हाँ हो गया। ये मीडियन से करवा दिया, देखो ये डाटा दे दिया और मीडियन से कहा कि मीडियन से कैलकुलेट करो। ये फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड ऑल्सो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट भी निकालना पड़ेगा, तो सारे पॉसिबल हैं। ये हमें डाटा है दिया हुआ है, इसका पहले मीडियन निकालेंगे, 35 मीडियन निकालना है, तो मीडियम 35 पहले अरेंज करेंगे ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे पहले। हाँ अरेंज करेंगे पहले क्या तो 52 56 70 नहीं, 52 56 68 70 75 80 और 82, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। याद आया कुछ? यस सर। हाँ इसे बंद करो। 52 56 68 70 75 80 82, 3 3 6 1 7, 7 डिजिट हैं, तो 7 + 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4th टर्म। ये मीडियन हो गया। अब सारे डाटाओं को इससे माइनस करेंगे, सारे डाटाओं को 70 से माइनस करेंगे तो डेविएशन आ जाएगा। सारे डाटाओं को 70 से माइनस करेंगे, डेविएशन मिल जाएगा, और जो डेविएशन आएगा उसी डेविएशन के अकॉर्डिंग हम अपना मीन डेविएशन निकाल देंगे। करके दिखाऊं पूरा? देखो 52 56 68 70 75 80 और 82, इन सभी में माइनस करेंगे 70। मॉडुलस की वजह से माइनस प्लस का ध्यान ही नहीं देना है, तो इसका 18 आएगा, 12 2 0 5 10 12 हो गया ना। ये क्या मिला? x माइनस एम मॉडुलस के साथ। और
अब इसको क्या करना है, प्लस कर देना है सबको, प्लस हो जाएगा 18 10 28 4 32 32 2 34 5 39 2 41 41 और 20 51 61 हुए। अब मीन डेविएशन निकाल देंगे अबाउट मीडियन, तो फॉर्मूला है सिग्मा मॉडुलस x माइनस m अपॉन में n। तो ये हो गया 61 अपॉन में 7, डिवाइड करो कितना आएगा, 8.71। तो आंसर क्या आ रहा है, यही है, फिर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करके बताया है। अब वहाँ पे लिखा है 000। हाँ हाँ वो पता है, लेकिन चलो कोई नहीं, ये मीन डेविएशन आ गया। अब कॉफिशिएंट निकालना है ना, कॉफिशिएंट निकालना है, तो कॉफिशिएंट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, कॉफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीडियन। तो एम डी अबाउट, फिर इसको क्या बीमारी हो जाती है, एम डी अबाउट मीडियन अपॉन मीडियन इंटू में 100। एमडी क्या है? क्लियर पॉइंट, नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। एम डी फ्रॉम मीडियन निकाल दिया ना 8.71, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके कर लो, कैलकुलेटर तुम्हारे हाथ में है तो पूरी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद कोफिशिएंट निकाल लो। मीडियन है उसने 5000 क्यों करा है? आ गया सर 12.4 70 से 1000 मल्टीप्लाई कीजिए। का। अरे पहले ये निकाल, मीडियन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल लिया, 61 हाँ तो आगे 51 डिवाइड डिवाइड 7 7 इक्वल टू मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, अब ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गया। अब इसका कोफिशिएंट निकालना है तो डिवाइड करो 70 से, हमारा मीडियन 70 आया ना, और मल्टीप्लाई 100, फिर डिवाइड 1000 आ जाएगा। कितना आया, 12448। 12448 आ रहा है ना। अब इसको 1000 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 1000 इक्वल टू 12.44 यानी 45। 448, ये कोफिशिएंट ऑफ मीडियन आ गया। कैसा लगा, विजिबल नहीं है तो बंद कर लो ना, अब लाइट तेज हो रही है। मीन डेविएशन ख़त्म। अब ये देखना है कि मीन डेविएशन में चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का फ़र्क पड़ता है कि नहीं। जो शुरुआत में रेंज में देखा, वही यहाँ देखेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ था, वो दिखा देता हूँ, ये रहा, लिख लेना तुम भी, जैसे रेंज के लिए लिखा ना जिस तरीके से, वैसे ही इसके लिए भी लिख लेना। देखो, मीन डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू change of origin but change in the same ratio due to change in scale. mean deviation अगर change of origin की बात करेंगे
चेंज ऑफ ओरिजिन, तो क्या है, नो इफेक्ट। हाँ, और अगर चेंज इन स्केल की बात करें, चेंज इन स्केल की बात करें तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, प्रोपोर्शनेट चेंज। प्रोपोर्शनेट चेंज। हो गया। ये सारे तो क्वेश्चन हैं। तीसरे की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन पहले दे दिया, पहले क्वार्टाइल डेविएशन देख लेते हैं। ये रहा, क्वार्टाइल डेविएशन देखा जाए, क्वार्टाइल कितने हैं हमारे पास, 4 क्वार्टाइल हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4, 4 क्वार्टाइल। इसमें Q1 कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, Q1 नहीं, Q2 सॉरी, Q2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, Q4 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। Q2 क्यों नहीं करना है, क्योंकि यही मीडियन है हमारा। तो ये कुल मिला के बाद किसकी करनी है फिर, Q1 और Q3। तो ये दोनों क्वार्टाइल हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, सिखा चुका हूँ पिछले सेक्शन में। अभी ये देखना है कि क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए करना क्या है। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए करना है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 है। Q1 और Q3 दोनों निकालो और इसे डिवाइड कर दो 2 से। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ QD निकालना है, तो इसके लिए तरीका हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई 100। बिल्कुल रेंज की तरह है, रेंज भी यही था और क्वार्टाइल डेविएशन भी यही है। Q4 का डाटा तो हमें पता ही होता है ना, लास्ट डाटा तो हमें पता ही दिखा साफ साफ दिखेगा। वही होगा। हाँ, इसलिए उसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फोर लिखाएगा। Q3 माइनस Q1, अच्छा 4 लिख दिया है। हो जाता है। भूख में कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। अब भूख लग गई है, टाइम भी हो गया है। नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन करवा के छुट्टी करूँगा। हाँ, अब पहले ये देखें कि इसका चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे क्या असर पड़ रहा है। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे फ़र्क पड़ेगा ना।
एक मिनट। हम्म, फ्राइडे वाले दिन आज कौन सा डे है? मंडे। हाँ, तो बस आज कैसे मिल जाएगा? हाँ, देखा नहीं है, नीचे लगा नहीं है। फ्राइडे को 4 को वाले थे, एक और 7 को वाले थे। तो इसके लिए लिख लो क्यूडी में चेंज ऑफ ओरिजिन नो इफेक्ट, और चेंज ऑफ स्केल प्रोपोर्शनेट इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा टॉपिक है, याद रखना। तो पढ़ते थे जब देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन को SD करके लिख देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा। इसी को S करके लिख देते हैं, ठीक है। और इसका एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है न्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखो एक बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो ध्यान से। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो मीन के बेसिस पर, यानी मीन कैलकुलेट कर लो और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। तो हम चलेंगे एक तो विद मीन, और दूसरा तरीका है विदाउट मीन। इसमें मोड का काम नहीं है क्या? विदाउट मीन, विद मीन और विदाउट मीन। मीन के साथ, मीन के बिना। तो फिर से वही दो बातें आएंगी। अगर विद मीन चलते हैं तो विद फ्रीक्वेंसी और विदाउट फ्रीक्वेंसी रहेगा। विद फ्रीक्वेंसी और विदाउट फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही अगर विदाउट मीन के साथ चलेंगे तो भी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ डील चलेगी। विद फ्रीक्वेंसी और विदाउट फ्रीक्वेंसी। तो विद फ्रीक्वेंसी और विदाउट फ्रीक्वेंसी सारे चलने। तो देखो, अगर
विद फ्रीक्वेंसी विद मीन चल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन। मीन निकाल लिया, एक्स माइनस एक्स बार, डेविएशन निकाल दिया, हो गया ना। सारे डाटाओं में मीन माइनस करके हमने क्या कर लिया, डेविएशन निकाला, फिर उसी को स्क्वायर करके और सिग्मा कर देना है। पहले स्क्वायर कर देंगे और फिर उसे सिग्मा यानी कि जोड़ लेना है, फिर नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका रूट कर देना है। और अगर फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। हो गया। ये रहा दूसरा फार्मूला। इसको लिखो मत, क्योंकि लिखने का तरीका मैं बताऊंगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अंडर रूट सिग्मा, ये विद फ्रीक्वेंसी वाला है, उल्टा हो गया, हाँ यहाँ तो उल्टा ही कर दिया। ये विदाउट यहाँ आएगा है और बाद वाला विद होगा। तो विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का कंप्लीट स्क्वायर। यार बहुत ज़्यादा ही लैग मार रहा है। अब विदाउट फ्रीक्वेंसी, दोनों में विदाउट उधर वाला विदाउट काटा नहीं ना मैंने, लो भाई काट दिया। अब विद फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो इसमें अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। विद मीन विदाउट मीन दोनों चल दिए। अब विदाउट मीन वाला जर्नी थोड़ा लंबा खींचेगा, क्यों? क्योंकि विदाउट मीन वाला जो तरीका है टफ डाटा जो है ना आड़े तिरछे आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें करने के अलग अलग से तरीके आ जाते हैं। तो देखो
एक तो ये तरीका हो गया जिसमें हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट मेथड है, हैं। दूसरा जो आएगा एज्यूम्ड मीन मेथड, याद आया? एज्यूम मीन मेथड, जिसमें एक नंबर को एज्यूम करके चलते हैं। तो उसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन को भी निकाला जा सकता है। तो उसमें आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा गैप देके लिखोगे तो थोड़ा पहचान में आ जाएगी बात। और फ्रीक्वेंसी वाला केस होगा तो फ्रीक्वेंसी के साथ चलेंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर। किताब देना जरा, किताब देखिए, ये तो स्टेप एज्यूम मीन मेथड हो गया। इसके बाद स्टेप डेविएशन जो तीसरा वाला है, तीसरा मेथड था ना एक और मीन में, और उसके लिए तो इसके लिए तरीका हो जाएगा अच्छा एक चीज़ और, ये डी कैसे आया ये भी लिखना पड़ेगा ना। डी कैसे आएगा बताओ? डी आएगा x माइनस ए करके, सारे डाटा में x माइनस कर लेंगे। अब आते हैं एक और फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, अंडर रूट सिग्मा यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा यू अपॉन एन का व्हाट होल स्क्वायर। यू आ गया बस। हाँ, अब ये u कैसे निकाला जाता है? तो तरीका है d अपॉन में h तो पता है ना, गैपिंग। तो ये हो गया। ऐसे ही एस डी के लिए बात करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहे हैं तो सिग्मा एफ यू स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा एफ यू अपॉन n का होल स्क्वायर। डन, इतना हो गया। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या लिखा? इसमें तो इतना ही लिखा, बहुत है इतना ही। ये इतने सारे ये फॉर्मूले स्टैंडर्ड डेविएशन के ही हैं। करने का तरीका वो समझ में आ ही रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखोगे इसी में ही समझा देता हूँ। पहले एक्स स्क्वायर वाला एक कॉलम बनाएंगे, एक्स दिया होता है ना, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे और वो प्लस कर देंगे, वो तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे ही एक्स वाले कॉलम का भी प्लस करके रख लेंगे और सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। हाँ, क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, पहले सारे फॉर्मूले एक जगह लिखवा रहा हूँ। ये हो गया इतना। इसके बाद कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, छोटे मोटे फॉर्मूले लिखो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू नंबर्स,
दो नंबर्स के बीच में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो क्या होगा? अब दो नंबर कौन कौन से हैं तो ये दो नंबर कौन कौन से हैं? मान लिया ए और बी। क्या प्रोग्राम है बोलो? बोलना भी पड़ेगा, किसका प्रोग्राम? नीचे वाले को बोलना पड़ेगा। पहले बताओ। चलो फिर यार, एच डी ऑफ टू नंबर्स हैं, दो नंबर्स का एच डी निकालना हो तो फॉर्मूला उसका हो जाएगा एच डी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ए माइनस बी बाय टू। दोनों नंबर्स को माइनस कर लेंगे, उसका मॉडुलस निकाल के डिवाइड बाय टू। ऐसे ही एस डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर तो पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन से शुरू होने वाले नंबर। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। Divide 12. अब 36 आएगा। हाँ ये तो मान लो 6 नंबर है। हाँ, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 35 हो गया, हाँ, डिवाइड बाई 12 और उसका रूट 2.916 रूट 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 2.70। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारे काम आएंगे तुम्हारे उसमें कैलकुलेशंस में बिना कॉपी पेन उठाए। इसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड डाटा, या यूँ कह लो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास दो डाटा होंगे हैं, दोनों डाटा का अलग अलग इन्फॉर्मेशन मौजूद होगा। तो दो डाटा मान लो SD1 है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन 1, और एक और डाटा आएगा हमारा SD2। तो
तो कंबाइंड निकालना है SD 1 2 निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट N1 और SD1 हाँ वही है सर, SD1 का स्क्वायर टू SD2 प्लस N2 SD2 का स्क्वायर, है ना। अच्छा, प्लस N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर होल अपॉन N1 प्लस N2। हो गया। अब यहाँ N1 क्या है, नंबर ऑफ डाटा ऑफ फर्स्ट डाटा, है ना। N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ डाटा ही तो हैं, नंबर ऑफ डाटा ऑफ सीरीज 1। ऐसे ही N2 ये क्या है, नंबर ऑफ डाटा ऑफ सीरीज 2। फिर SD1 ये तो पता ही है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज 1। SD2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज 2। सबसे बड़ा सवाल ये है कि D1 और D2 क्या है इसमें। D1 और D2 देखो, D1 क्या है, मीन डेविएशन ऑफ डेटा 1, है ना। देखो, मीन ऑफ 1 माइनस x यानी कि डाटा, क्लियर, x1 माइनस x। ये फर्स्ट डाटा का मीन माइनस कंबाइंड मीन। कोई दिक्कत। ऐसे ही सेकेंड D2 क्या है हमारा, सेकेंड डाटा का मीन माइनस कंबाइंड मीन। इसका मतलब यहाँ कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। और कंबाइंड मीन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, बचपन में पढ़ा ही था। N1 X1 है ना, प्लस N2 X2, मीन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल डाटा बनेगा। N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन में N1 प्लस N2। मतलब पहले कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। तुम्हें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना, तो सबसे पहला काम कंबाइंड मीन निकालना है और दोनों डाटा का अलग अलग मीन निकालना है। समझे, हाँ या ना। तीसरा काम दोनों डाटा का अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। चौथा काम दोनों डाटा का डी निकालना है और तब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। क्लियर हुआ पॉइंट। अगर 3 डाटा हो तो, ये तो 2 ही थे, सर एक सेक्शन और जुड़ जाएगा। N1 SD1 बार है, N2 SD2 बार है, ऐसे ही N3 SD3 बार हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। और D वाला भी काम तीसरे स्टेप में आ जाएगा। क्लियर हुआ। और आखिरी चीज़, अभी क्यों ख़त्म नहीं करवाओगे क्या? फिर कोई क्वेश्चन करोगे, कोई क्वेश्चन रह जाएगा, वो हो नहीं पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। बात को समझो, नहीं हो पाएगा। बस छोटी सी चीज़ है, क्यों इतना घबरा रहे हो? कंबाइंड SD, अरे अभी तो SD ही निकाला ना, कोफिशिएंट कहाँ बताया? बस थोड़ा सा और रहता है, उतना और कर लो, उसके बाद अपना छुट्टी पाओ।
दो डाटा हैं हमारे पास, हैं, एक है एस डी मान लिया एक्स और एक है एस डी वाई। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डाटा ये गिवन है और बोला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डाटा बताओ क्या होगा। जैसे पीछे अभी कर रहे थे ना, रेंज में, मीन डेविएशन में, दोनों में किया था, वही काम यहाँ भी करेंगे। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा वाई निकालना है तो मॉडुलस बी इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वही फॉर्मूला है यहाँ भी। एक्स निकालना है तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय मॉडुलस बी हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलो ठीक है। अब जो बचता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, वेरिएशन है, हैं? ये तो दो अलग अलग डाटा दिए हैं, दोनों मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है, और दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया होगा ना, तो किस फॉर्म में दिया होगा वो, ए, अरे कहाँ चला गया, ए इज इक्वल्स टू क्या दिया होगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यही था। और इसी m को मैंने b बोला था, है ना, तो बस इसी फॉर्म में मिल जाएगा, कोई दिक्कत। ये जो x के साथ वाला जो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में बदलेंगे, जो x के साथ वाला है वो b कहलाएगा। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो इसका फॉर्मूला, इसको लिखने का भी तरीका है, सी वी एक्स। इसका तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड मीन मल्टीप्लाई 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड मीन ऑफ डेटा एक्स मल्टीप्लाई 100। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन हो गया। अब लास्ट एक जो रहता है वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। क्या इसमें इसके बारे में दिया नहीं है। नहीं तो ज़रूरी थोड़ी है कि नहीं दिया तो तुम्हारे लिए आएगा नहीं, ये है तो। अगर हम इसी एसडी के बारे में बात करें, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन नो इफेक्ट, प्रोपोर्शनेट चेंज,
मिलेगी। एक तो पता नहीं मिलता बनने का उसका मन लगा उसका मन चलो अगले में कुछ करके आना, कुछ मैं करवाऊंगा, अभी क्वेश्चन करवाने बाकी हैं, ठीक है।